Audio Jungle. Audio Jungle. बाढ़ थाना के समीप ग्रेट लॉर्ड बुद्धा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता थे विजय कुमार सिंह, जो करनी सेना के बाढ़ जिलाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में शेर सिंह राणा का आना हुआ। शेर सिंह राणा सवर्ण समाज के एक जाने माने नेता है, जिनको उपलब्धि उस समय प्राप्त हुई जब दिल्ली के तिहाड़ जेल से उन्होंने दीवार फांदकर भागने का काम किया था, और कारण था पृथ्वीराज चौहान का अस्थि कलश जो अफ़गानिस्तान में पड़ा हुआ था, जिसकी बेइज्जती हो रही थी। उसको लाने के लिए वे अफ़गानिस्तान बिना वीज़ा पासपोर्ट के गए थे। उस समय सुर्खियों में आए, और उसके बाद एक और सुर्खी बनी, 10वीं सुंदरी फूलन देवी जो सांसद थी, उनकी हत्या सांसदी के दौरान ही हुई, और उस हत्या में जो है शेर सिंह राणा का नाम आया। अभी तक मामला न्यायालय में लंबित है। शेर सिंह राणा को देखने के लिए करनी सेना के हज़ारों कार्यकर्ता जो है विजय सिंह के बुलावे पर पहुंचे थे, और काफ़ी उत्साहपूर्वक उनको सुने। शेर सिंह राणा ने गोलबंदी के लिए यहाँ पर अपनी कार्यक्रम का आयोजन किया था। सवर्ण समाज और समाज को एक झंडे में लाने की बात कही। आइए सुनते हैं शेर सिंह राणा को। जो हमारा स्वागत किया, मैं उसके लिए अपनी ओर से और मेरे साथ मेरे जितने भी साथीगण हैं, उन सभी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, आज हम जो आपके बीच में मौजूद हैं, वो कोई भाषणबाजी करने के लिए या आपसे कोई झूठे सच्चे वादे करने के लिए आपके बीच में नहीं आए। हम आपके बीच में मौजूद हैं एक चर्चा करने के लिए। जिस तरीके से हम रोज अपने घरों में बैठ के परिवार के अंदर चर्चा करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से चर्चा करते हैं, अपने बुजुर्गों से चर्चा करते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार की तरक्की हो सकती है, कैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। तो जैसे हम पारिवारिक चर्चा करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर बुजुर्ग, हर युवा, कोई हमारा भाई है, कोई हमारे पिता समान बुजुर्ग हैं, और एक परिवार का हम सब सदस्य हैं, तो पारिवारिक चर्चा के रूप में हम आपस में बातचीत करेंगे। भाषण और चर्चा में अंतर ये होता है कि भाषण में होता है कि मैं यहाँ मंच से बोलता रहूँ और आप सुनते रहें, और चर्चा होती है कि मैं अपनी बात रखूँ और आप अपनी बात रखें, और जो हमारा आपस में विचार हो, आदान का प्रदान हो विचारों का, जो उसमें सही बात निकल कर आए, उस बात के लेकर हम जो है समाज के बीच में जाएं और उसमें आगे बढ़ें। तो मेरा निवेदन है कि सिर्फ आपके कीमती समय से मात्र 20-25 मिनट, और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ, वहीं मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई हुई। एक केस में मेरा नाम आने के कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। जेल में रहने के दौरान दिल्ली में मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है, और उनकी समाधि पर जूते चप्पल मारकर उसका अपमान किया जाता है। और यह प्रथा 800 सालों से भी ज़्यादा से वहाँ पे की जाती है, क्योंकि वो हमारे महान सम्राट और हम सब के पूर्वज के इस अपमान को जो 800 सालों से होता है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। और सन 2004 में अफ़गानिस्तान जाने के लिए मैं तिहाड़ जेल से फ़रार हुआ, जो आज तक की सबसे बड़ी देश की फरारी मानी जाती है। और बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा। वहां पे काबुल, कंधार, गजनी, हेरात, कई अन्य शहरों में जाकर मैंने खोजबीन की, और करीब 2 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की और उनके साथी कवि चंद्रबरदाई जी की समाधियाँ हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जैसा सुना था वैसा वहाँ पे पाया। सच में ही जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे। मन को बहुत कष्ट हुआ ये देखकर, और फिर मैंने प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोदकर वापस हिंदुस्तान लाया जाए।
शुरुआती प्रयास कुछ असफल हुए, जिसमें एक असफल प्रयास करने के दौरान मुझे पकड़ भी लिया गया उनके द्वारा, लेकिन ईश्वर और आप सबके आशीर्वाद ने मेरे जीवन की रक्षा की और प्रयास को मैंने निरंतर जारी रखा, तो एक प्रयास में सफलता प्राप्त हुई और उनकी मिट्टी खोदकर मैं वापस भारत लेकर आया और उसको गंगा जी में प्रभावित किया। इसके बाद सन 2006 में मैंने दोबारा सरेंडर किया तिहाड़ में और करीब 13 साल मैं जेल में रहा। और इस जेल में रहने के दौरान मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम तिहाड़ से काबुल कंधार तक है। उसको इंडिया टुडे ने पब्लिश किया और वो बेस्ट सेलर बनी किताब। उस किताब के ऊपर एक फिल्म बन रही है मेरे जीवन के ऊपर, जिसका नाम है शेर सिंह राणा, जो 100 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म है और अगले साल आपको सिनेमा हॉल में वो देखने को मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये संक्षिप्त परिचय है सन 2016 से पहले का। जब सन 2016 में मैं जेल से छूट के आया तो अनेक सामाजिक और क्षत्रिय सभा के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम होते थे उसमें मुझे जाने का मौका मिला और करीब करीब देश के हर राज्य में और अनेक जिलों में मैं उन कार्यक्रमों में गया। उन कार्यक्रमों में जाने के बाद कई युवा, कई हमारे जो साथी, उनसे जानकारी मिली कि भाई कौन करते क्या हो। खूब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई बीए, कोई एमए, किसी से भी पूछो तो कोई बताएगा कि मैं बम्बई के अंदर टैक्सी चलाता हूँ, कोई कहेगा मैं दिल्ली के अंदर चौकीदारी करता हूँ, कोई कहेगा गुड़गांव के अंदर मैं किसी शॉपिंग मॉल में जो है दरबान की नौकरी करता हूँ। ये जान के मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई और मैंने विचार किया और इसी विचार के लिए आपके बीच में आए हैं। विचार किया कि ऐसा क्यों है, हमारे खिलाफ आए दिन कानून क्यों बनते हैं उल्टे पुल्टे, और हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी क्यों बेरोजगार हैं या कोई छोटे मोटे काम पेट पालने के लिए करने पड़ते हैं। जब इस बात पर विचार किया तो मैंने देखा कि सन 1947 से पहले जब राजतंत्र था तो सभी झंडे जो है वो क्षत्रिय समाज के थे और सन 1947 के बाद क्षत्रिय समाज ने अपना कोई झंडा नहीं बनाया। 47 से पहले जो झंडे थे उस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, उसमें हमारे दलित भाइयों का, पिछड़े समाज के भाइयों का उसमें सहयोग था और कारण उससे ये होता था कि सभी लोग अच्छा जीवन जीते थे। लेकिन 1947 के बाद जो समाज दूसरों की रक्षा करता था, दूसरों को सहयोग करता था, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता था, वही सिर्फ 72-73 सालों में उस समाज की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि हजारों सालों से जिसने राज सत्ता पर रहकर दूसरों का सहयोग कराओ, आज वो अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते। आज उन्हीं के खिलाफ जो है उल्टे सीधे कानून कोई भी बना देता है। तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ।